टाइप ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से लिया हुआ था। ये 10 टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है हृदय या रक्त से रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं वो आती हैं, जैसे सीने में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, और हार्ट बीट बिना किसी कारण के बढ़ जाना या घट जाना, कार्डिक अरेस्ट हो जाना या कार्डिक फेल्यूअर हो जाना। तो ये सारी चीजें भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के कारण होती हैं। और इनमें ये कौन से वो डिसऑर्डर हैं जो इसको इमोशन से जो प्रभावित करते हैं, कि जैसे स्ट्रेस में होना, इमोशन इम्बैलेंस होना, या कुछ ऐसे नकारात्मक भावना या कोई सामाजिक ऐसा कोई संकोच है वो आपको लगातार आपके ऊपर प्रेशर में बना के रखे। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हार्ट के डिजीज का, हार्ट रिस्क का कारण बनती हैं। अब इसमें हाई बीपी, कोरोनरी हार्ट डिजीज जितनी भी होती है वो पूरी इसमें आ जाती हैं। और ये जो है ये साइकोलॉजिकल इश्यूज होने के कारण ये इसमें फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं और बहुत सारे हार्ट डिजीज जनरेट हो जाती हैं। और इसको हम पहचानेंगे कैसे? कि इसको मैनेज करने के लिए एक तो लाइफ स्टाइल सबसे पहला हमें देखना पड़ेगा, साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि मेंटल स्टाइल क्या है आपकी। क्योंकि आजकल आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ किसी भी डिजीज के लिए, तो लाइफ स्टाइल तो वो बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को बैलेंस कीजिए, मैनेज कीजिए, बट मेंटल स्टेटस, मेंटल बैलेंसिंग भी बहुत जरूरी है। और हार्ट से जो भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें मेंटल बैलेंस होना, इमोशन बैलेंस होना, ये बहुत ही कंपलसरी होता है। फिर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज होती है, तो इसमें वेगस नर्व के बारे में सभी ने बहुत सुना या पढ़ा होगा। वेगस नर्व क्या होती है? कि वेगस नर्व एक ऐसी नर्व है जो ब्रेन से लेके पूरा स्टमक इंटेस्टाइन रीजन तक बॉडी को कवर करती है, और ये बॉडी के सबसे बड़े रीजन को कवर करती है। एक बहुत बड़े एरिया में ये फैली हुई रहती है। तो डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी मैसेज हैं वो इसी नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचते हैं, और ब्रेन से जो रिप्लाई आता है स्टमक तक या इंटेस्टाइन तक वो भी इसी नर्व के थ्रू आता है। तो आजकल आप लोग ने वेगस नर्व एक्टिवेशन, वेगस नर्व अवेयरनेस, अवेकनिंग, इस टाइप के आपने शब्द बहुत सुने होंगे। और ये इसी को हम गट फीलिंग बोलते हैं, कि जो बोलते हैं ना कि गट फीलिंग हो रही है, उसमें आपकी ये वेगस नर्व भी एक्टिवेट होती है और वो मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती है, जिसको आप गट फीलिंग बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जब इसमें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं? इसके जो हैं पेप्टिक अल्सर, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सारी चीजें जो है ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के कारण ही होती हैं। थर्ड है रेस्पिरेटरी। तो इसमें अस्थमा या जो ब्रोंकाइटिस, ये रिलेटेड जो भी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, इवन जो कफ कोल्ड होता है वो भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में आ जाता है। तो इसमें जैसे ये अस्थमा है और एक टिक कफ होता है, तो ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। फिर इसमें कई बार आपने सुना होगा कि लंग्स में पानी भर गया, जिसको फ्लोरल इफ्यूजन्स कहते हैं, वो भी उसका होने का कारण भी यही होता है। और इसमें भी स्ट्रेस, नेगेटिव थिंकिंग, ये सभी का बेस है। जितनी भी हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं सभी का बेस यही है कि लगातार स्ट्रेस रहना, एंजाइटी रहना, डिप्रेशन रहना या फिर नेगेटिव थिंकिंग रहना। स्किन डिजीज बहुत सारी होती हैं। तो स्किन डिजीज में कौन कौन सी होती हैं? कि जैसे सोराइसिस, एक्ने, एटोपिक डर्मोटिटिस, ये जिसको हम एक्जिमा कहते हैं, तो ये सारी डिजीज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे कोई ना कोई थॉट्स होते हैं। इसके अलावा एलोपेशिया, हार्पीज, हाइपरहाइड्रोसिस, ये भी डिजीज होने के कारण ये सब स्किन डिजीजेस हैं। फिर उसके बाद में हम आते हैं जेंटो यूरिनरी डिसऑर्डर, मतलब
ये जेनाइटल आर्गन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, बीमारियां हैं, और यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में रखा गया है। वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है, और एक सिस्ट हो जाना ओवरी में, या पॉलीसिस्ट हो जाना, जिसको आगे इसका आएगा, या फिर जो यूरिनरी रिटेंशन, कि आपको यूरिन आ रही है लेकिन ब्लैडर को पूरा खाली, दो तरह का होता है। एक तो ये होता है कि पूरा खाली नहीं कर पा रहे, उसके कारण बार बार जा रहे हैं, और दूसरा ये होता है कि ब्लैडर भरने के बाद हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोनों होते हैं। तीसरा इसमें होता है यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंटल। तो ये सारी चीजें जो हैं यूरिन से रिलेटेड हैं, और इसी के अंतर्गत चूंकि किडनी इसी में होती है, तो जो हमने एक डिटेल में पढ़ी थी, F3 मोड जो पढ़ा था, फाइट फ्लाइट फ्रिज, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ज्यादातर लोगों को ये इसकी समस्या बहुत सुनने में आती है, और जिनको ये होता है तो उनको ये बार बार रिपीट होता है। ये भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में ही आता है। फिर इसके बाद में एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स का तो हमने प्रैक्टिकल ही करके देखा था कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा एक्सेस सीक्रेट होने लगा था, तो वैसा ही सभी से होता है। और हर एक जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उसका हार्मोन्स जब तक बैलेंस है तब तक बॉडी फिट है। वो जैसे ही यदि कम होता है तो भी बॉडी बीमार हो जाती है, और ज्यादा होता है तो भी बीमार हो जाती है। जैसे अगर थायराइड ग्लैंड से जो थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है, यदि वो THS कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? हाइपोथायराइडिज्म। और यदि मान लो वो THS अधिक हो जाता है तो हाइपरथायराइडिज्म। तो इसी तरह से हर एक जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं ह्यूमन बॉडी में? देखिए, हाइपोथैलेमस होता है, इसके पास होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर पीनल ग्लैंड। तो ये जो पीनल ग्लैंड्स होती है, ज्यादातर 10 से 12 साल तक के बच्चों के बाद जो है ये डीएक्टिव पैसिव मोड में चली जाती है। 12 साल तक ही एक्टिवेट होती है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये मास्टर ग्लैंड होती है, कि ये बाकी सभी ग्लैंड्स के सिक्रेशन को भी कंट्रोल करती है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? आज्ञा चक्र के पास। फिर नीचे आते हैं हम, तो थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड होती है, ये गले के पास। और यहाँ पर कौन सा चक्र होता है? विशुद्धि चक्र। उसके नीचे आते हैं तो हार्ट के पास कौन सी होती है? थाइमस। थाइमस मतलब यहाँ पर कौन सा चक्र है? अनाहत चक्र। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, दो पाई जाती हैं। यहाँ पर कौन सा चक्र होता है? मणिपुर चक्र। चक्र आप लोगों ने सुना होगा, परिचित होंगे, इसके पहले हमने एनाटॉमी में थोड़ा सा ये लिया भी था। और इसके बाद अगर हम एकदम नीचे की तरफ आते हैं, टेल बोन की तरफ, तो यहाँ पर जेनाइटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर फीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस। तो ये जेनाइटल ग्लैंड्स होती हैं। तो ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है कि ऐसी ग्लैंड जिनमें डक्ट्स नहीं है, जिनमें से जो भी हार्मोन सीक्रेट होता है वो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाता है। तो इन सारे के जो हार्मोन सीक्रेशन को बैलेंस रखना, वो किसके ऊपर डिपेंड है? थॉट्स के ऊपर। और यहाँ पर ये दोनों चीजें पैरेलल हैं। यदि आपके थॉट्स बैलेंस हैं तो हार्मोन्स बैलेंस है, और यदि हार्मोन्स बैलेंस है तो थॉट बैलेंस है। यदि किन्हीं कारणवश सपोज हार्मोन्स डिस्टर्ब होता है तो थॉट डिस्टर्ब हो जाएंगे, अगर थॉट डिस्टर्ब होते हैं तो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इन दोनों को बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और इनसे भी बहुत सारी डिजीज होती हैं, जैसे कुशनिंग रोड, डायबिटीज, PCOS, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी कहा जाता है, फिर ग्रेव्स डिजीज। तो ऐसी बहुत सारी डिजीज होती है। फिर मस्कु स्केलेटन, मतलब जो मसल्स और बोन से रिलेटेड है। तो मसल्स में क्या होता है कि एक जो होती है वो एक नॉर्मल मसल्स थिक होती है, और जैसे ही वो एट्रोफाइड होती है मसल्स, मतलब वो उसका क्षरण होने लगता है, उसमें मसल्स में कमी आने लगती है। जब मसल्स कमी आएगी तो वो बोन भी वीक होने लगेगी। तो ये भी किसके कारण होती है? चिंता, अवसाद, इन सब कारणों से या नेगेटिव थिंकिंग के कारण से मसल लॉस होता है।
फिर इसके बाद में जो हार्ट में भी मसल्स होते हैं जिनको हम कार्डिक मसल्स होते हैं। तो आपने देखा हो कई बार ऐसा होता है कि बहुत अधिक कोई खुश हुआ या बहुत अधिक दुख हुआ तो कार्डिक मसल्स जो हैं जिसको मायोकार्डिया बोलते हैं वो अक्सर फेल हो गई और हार्ट फेल हो गया। तो उसका रीजन भी एक कोई इमोशनल पोजीशन ही रहती है। फिर कैंसर इसी के कारण होता है बहुत सारा, जैसे प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर, कोलेट्रल और टेस्टिकुलर, ये सारे कैंसर जो होते हैं ये भी इसी से होते हैं। फिर इसके बाद ये मधुमेह वगैरह हम पढ़ चुके। इसके बाद जो आर्थोपोरोसिस होता है या आर्थराइटिस होता है वो भी एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में आता है, और उसमें मोस्टली होता क्या है कि इस तरह से ये नी का बोन बताया गया है, इसके बीच में यहाँ कार्टिलेज होता है और जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि इस ज्वाइंट को लुब्रिकेशन देता है। ठीक है, तो ये जो पहले क्या होता है कि जैसे जैसे इनके बीच का गैप बढ़ता है तो कार्टिलेज पर प्रेशर आता है और वो फट जाता है और वो फ्लूइड होता है वो बह जाता है। तो ये पोजीशन धीरे धीरे ये बोन और पास आने लगती है और फाइनली वो कार्टिलेज पूरी तरह से हट जाता है। और बोन जब एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन देती है तो क्या होता है, बोन का मटेरियल ब्रेक होने लगता है और लास्ट स्टेज में बोन पूरी तरह एक दूसरे पे रेस्ट कर जाती हैं और बोन का जो मटेरियल है वो घिसने लगता है आपस में, तो बोन वीक होने लगती है। तो ये ऑस्टोआर्थराइटिस की ये स्टेज होती है और अक्सर ये नी में मैक्सिमम लेडीज को अभी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो ये भी एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। और ऑस्टोपोरोसिस होता है तो क्या होता है कि जो नॉर्मल बोन होता है वो भी अंदर से ऐसे पोरस छेद वाली होती है, लेकिन जब ऑस्टोपोरोसिस होता है तो क्या होता है कि ये छेद काफी बड़े हो जाते हैं और जिसके कारण वो बोन धीरे धीरे वीक होने लगती है और उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है। तो यहाँ पर देखिए ये जैसे नॉर्मल बोन है और जब ऑस्टोपोरोसिस हुआ तो इसमें बहुत सारे ये छेद का साइज बड़ा होने लगा और जिससे वो बोन वीक होने लगी। तो इस तरह से ये बोन की यहाँ पर डिजीज होती है। फिर 5 सेंस ऑर्गन भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में आते हैं। अब इनकी बीमारियां विजन से रिलेटेड, जैसे दूर निकट दृष्टि दोष, पास का दृष्टि दोष, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, ये सारी चीजें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में आते हैं। ये बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना कि आप समझ सकें कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की रेंज क्या है। फिर यदि हम कान का लें तो हेयरिंग लॉस होना, टिनिटस हो जाना या मैनियर या ऑस्ट्रोस्क्लेरोसिस हो जाना, ये सारी चीजें भी इसी के अंतर्गत आती है। नाक में एनोस्मिया, हाइपर्समिया, डिस्ग्यूमसिया और एजुसिया, ये चारों डिजीज इसकी साइकोसोमेटिक में आती हैं। टच सेंस में लें तो नमनेस आना, टिंगलिंग होना या बर्निंग सेंसेशन होना। कई बार होता है कि कोई भी ठंड में भी लोगों को बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। खासकर ये बर्निंग सेंसेशन कब होता है, जब मोनोपॉज होता है। तो जब मोनोपॉज होता है उसके बाद कई लोगों को हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं, या शायद आप लोग ने सुना होगा। और जब हॉट फ्लैशेस आते हैं तो उसमें क्या होता है कि मालूम पड़ता है कि पूरी सर्दी है और वो पसीना पसीना हो गई, अंदर से गर्मी फील होती। तो ये सब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। फिर है हेमिक और लिम्फेटिक। तो हेमिक में जितनी भी ब्लड से रिलेटेड है, जैसे एनीमिया, ल्यूकेमिया या ब्लड प्रोटीन डिसऑर्डर, ये सब इसी के अंतर्गत आती हैं। और लिम्फ से रिलेटेड जितनी भी हैं वो सारी लिम्फेटिक के अंतर्गत आती हैं, जिसमें बोन मैरो, थाइमस, लिम्फ नोड्स और स्प्लीन। अब इसके बाद हमने देखा था कि संचय, जो हमने ये 2 अंतराय यहाँ पर कंप्लीट किए थे, जो हम पतंजलि के 9 अंतराय पढ़ रहे थे उसमें से 2 अंतराय यहाँ कंप्लीट हो गए थे। और ये जिसमें क्या था, व्याधि और आदि, फिजिकल और मेंटल अंतराय। अब हम थर्ड में आए थे, संचय या संदेह। मतलब कभी भी कोई भी परिस्थिति क्लियर ना होना, हमेशा संदेह बना रहना, ये अंतराय होता है। और इस अंतराय में हमेशा उस व्यक्ति को ज्ञान का अभाव रहता है। यदि ज्ञान का अभाव नहीं रहेगा तो संदेह की कोई वजह ही नहीं रहेगी। तो ज्ञान के अभाव के कारण वो
ऊपर नीचे या डिसीजन लेने में अक्षम होता है और हमेशा एक संदेह की स्थिति में रहता है, और ये संदेह भी जो है ये अंतराय का थर्ड पार्ट है। इसमें क्या क्या होता है, हमेशा अनिश्चितता का भाव रहेगा। अब चूंकि उसमें ज्ञान का अभाव है तो हमेशा उसके अंदर जिज्ञासा रहेगी कि ये क्या है, इसको कैसे हम पता कर सकते हैं। फिर उसमें एक ही वस्तु के बारे में दो चीज रहेंगी कि जैसे करूं या ना करूं, अक्सर ये हम लोग के साथ भी होता है। और चूंकि वो एक उसमें ज्ञान की कमी होती है तो उसमें एक भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो करूं या ना करूं, जब दुविधा का विचार आता है तो वो भ्रम में आ जाता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है कि जैसे अंधेरे में हमने खंबे को देखा और तय नहीं कर पाए कि वो खंबा है या एक पेड़ है या क्या चीज है। या मान लो अंधेरे में एक रस्सी को पड़े देखा तो हम तय नहीं कर पाए कि वो सांप है कि रस्सी है। तो ये चीजें हमेशा संदेह में आती हैं, और जब ये संदेह बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ये सेल्फ डाउट में कन्वर्ट हो जाता है, आत्म संदेह में, कि कई बार हमें अपने आप पर ही एक डाउट होने लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। आपको ही ये क्लियर नहीं होता है। इसके बाद प्रमाद आता है, चौथा अंतराय जो है। तो प्रमाद का मतलब होता है लापरवाही, उपेक्षा या सतर्कता की कमी। मतलब हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और यदि हम लापरवाही या उसकी उपेक्षा करते हैं तो फाइनली क्या होता है कि वो चीज हमारे हाथ से निकल जाती है और हमको उसकी हानि उठानी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम प्रमाद में रहते हैं तो हमारा जो भी लक्ष्य है, जो भी हमारा केंद्र है, उस पर हम फोकस्ड नहीं रहते हैं और उससे हम भटकते रहते हैं। तो इसमें हम प्रमाद, मन की कौन सी अवस्था हो गई कि जिसमें वो पूरी तरह से मौजूद नहीं हो। जैसे किसी प्रथा को जानना लाभदायक है लेकिन उसे ना करना, मतलब आपको मालूम है कि कुछ काम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है लेकिन आपको नहीं करना, और बेहतर जानकारी होने के बावजूद भी गलत निर्णय लेना। फॉर एग्जाम्पल, 1 महीने बाद एग्जाम आने वाला है और हमें मालूम है और हमको ये भी मालूम है कि इसके लिए पढ़ाई करना लाभदायक है, लेकिन हमें निर्णय हम गलत लेंगे कि हाँ चलो ठीक है हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो और 15 दिन हम आराम से घूमते हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रमाद हो जाएगा। और प्रमाद जब भी होता है तो प्रमाद के वश व्यक्ति हमेशा उसके जो आगे की उसकी जो बढ़ने की या उसका जो आरोह का रास्ता है वो हमेशा उसमें बाधित होता है ये। फिर है पांचवा आलस्य। आलस्य तो सबको ही मालूम है कि सुस्ती है या मानसिक और शारीरिक भारीपन है, उसमें इसको आलस के रूप में कहा गया है। और ये सबसे बड़ा बाधक है क्योंकि इसमें हमेशा आलस प्रमाद यही होता है। आजकल एक जो प्रोक्रेस्टिनेशन की बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है, कल कर लेंगे, काम को टालने की आदत जिसको साधारण भाषा में किया जाता है और जिससे सभी परेशान होते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों उसके बेस होते हैं और इनके ये दोनों के ही कारण बहुत सारी व्याधि और रोग जो हैं वो घेर लेते हैं। फिर है अविरति। अविरति का अर्थ है कि इंद्रिय सुख से विमुख होना। मतलब जो पंच इंद्रियां हैं जो लगातार बाह्य जगत से जुड़ी हुई हैं और उनसे ही हम जोड़ रहे हैं और उनका ही सुख ले रहे हैं, उस उससे डिटैच करके इंटरनल वर्ड से या आंतरिक जगत से जोड़ना जो है वो अविरति होता है। तो यहाँ पर विरति मतलब क्या हो गया कि त्याग की अवस्था, जिसमें बाह्य इंद्रिय सुखों को छोड़कर मानव आंतरिक जगत से इंद्रियों को जोड़ता है, और इस प्रोसेस को ना करना अविरति हो गया। कि मतलब जहाँ संयम का अभाव है, इंद्रियां पूरी तरह बाह्य जगत से ही जुड़ी हुई हैं, तो ये सारी चीजें अविरति में आ जाती हैं। फिर है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन मतलब गलत धारणा या गलत विचारों को मानना और गलत मार्ग को समझ लेना। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमको मालूम होता है, लेकिन हम उसको, चूंकि वो मोहवश या ऐसे बहुत से इमोशंस होते हैं जिनके कारण हम उसे सही ठहरा देते हैं। तो ये भी एक गलत धारणाओं का निर्माण कर लेना, ये भी एक बाधा होती है। आठवां है
आलम्बधा, भूमिकत्व। तो ये कठोर अभ्यास के बावजूद चेतना की उच्च अवस्था या यौगिक अवस्था को प्राप्त न कर पाना, ये अंतराय होता है। और इसमें आलम्बधा मतलब प्राप्त न करना या असफल होना, और भूमिकत्व मतलब एक अवस्था, एक चरण या एक दृढ़ आधार। तो एक जो भी आपने टारगेट लिया है उस पर दृढ़ता से ना जमे रहना, इसका एक साधारण अर्थ होगा। कि हमने सोचा है कि इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मिलता है कि एक स्टूडेंट की डायरी का एक पन्ना काफी फेमस है, शायद आप लोग ने भी सुना होगा, कि एग्जाम का 1 महीना रह गया है तो उसने सोचा कि भाई पर डे 2 घंटे हम स्टडी करेंगे, एग्जाम आने वाले हैं। पहले दिन 4 घंटे स्टडी करेंगे, पहले दिन 4 घंटे कंप्लीट कर ली। अब दूसरे दिन 3 घंटे कंप्लीट हुई थी और उसका फ्रेंड आ गया, बोलो चलो यार घूमते हैं, कल 5 घंटे कर लेना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसके नेक्स्ट डे तीसरे दिन के लिए 5 घंटे हो गया। अब तीसरे दिन मूवी का प्लान बन गया, तो चौथे दिन कितना हो गया, 9 घंटे हो गया। अब जब ऐसा करते 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 29 दिन पे पहुंचे तो टारगेट आया कि 210 घंटे स्टडी करना है। तो बोले अब तो एग्जाम को ही 24 घंटे बचे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आइडिया ही कैंसिल। तो ये चीज है कि आपने जो भी टारगेट लिया है, जो भी टास्क लिया है, उस पर दृढ़ न रह जाना या उससे किसी भी इनाम के लिए या किसी भी लालच में उससे भटक जाना। और जो लास्ट है वो है अनावस्थित्व। और अनावस्थित्व ये जो है ये असमर्था को दर्शाता है, मतलब अस्थिरता या पीछे हट जाने की प्रवृत्ति ये कहलाती है। तो इस तरह से ये 9 बाधाएं हैं। और ये 9 बाधाएं भी अगर, चूंकि इन बाधाओं में क्या होता है कि किसी ना किसी तरीके से बॉडी में एक कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है और वो कॉन्फ्लिक्ट ही रोग का कारण बनता है। जैसे संशय है कि करूं या ना करूं, प्रमाद है, करना है लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो आंतरिक द्वंद्व होते हैं ये ही भविष्य में कोई ना कोई रोग का कारण बन जाते हैं, जो मन से होता हुआ शरीर में पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हेल्थ है वो आयुर्वेद के हिसाब से क्या है। तो जो आयुर्वेद है वो क्या कहता है कि जो पूरा स्वास्थ्य है वो शरीर की जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो क्या है, कोशिका या सेल। तो वो कोशिकाओं में जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म या जो भी फंक्शन होते हैं, उनको प्रॉपर और संतुलित रूप से चलते जाना स्वास्थ्य है। क्योंकि अगर वो हर एक स्मॉलेस्ट यूनिट ही हेल्दी है, उसके फंक्शन प्रॉपर चल रहे हैं, तो 100% बॉडी भी हेल्दी होगी। और उसके साथ ही वो मन को कैसे डिफाइन करता है कि आत्मा, इंद्री और मन को आनंददायक स्थिति में रहना। ऐसा ना हो कि मन विषाद से भरा हो या इंद्रियां सिर्फ बाह्य भोगों में लिप्त हो, तो ये भी चीज को वो नहीं बोलता है। और आयुर्वेद ये बोलता है कि रोग की अनुपस्थिति ही के जो स्वास्थ्य है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, बल्कि समग्र कल्याण होना ही होलिस्टिक हेल्थ है। अब इसके अनुसार इसके मूल सिद्धांत क्या है, त्रिदोष होते हैं इसके मूल सिद्धांत, इस पे चलता है ये। और ये जो त्रिदोष होते हैं ये क्या क्या होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो एक तो ये त्रिदोष पे देखता है कि वात, पित्त, कफ ये बैलेंस है कि नहीं। दूसरा इसका आधार होता है पंच तत्व, कि जो ऐसा माना जाता है कि जो 5 मूलभूत तत्वों से पूरा शरीर बनता है, जिसमें कि अग्नि, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व होते हैं, ये पांचों बैलेंस हैं कि नहीं। और जब ये दोनों चीजें बैलेंस होते हैं तो यही बेस होते हैं किसी भी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए। और जब ये नियंत्रित होते हैं तो उसका शरीर नियंत्रित होता है। लेकिन इसके साथ साथ इनको नियंत्रित करने के लिए वो किस चीजों पर देता है, उस व्यक्ति की आहार क्या है, उसकी जीवन शैली क्या है, उसके आसपास का पर्यावरण क्या है, इन चीजों पर वो ज्यादा जोर देता है। और एक और लास्ट उसका पिलर क्या है, अग्नि।
जिसको डाइजेस्टिव फायर भी बोलते हैं। और आयुर्वेद में ऐसा कहना है कि पेट ही सारे रोगों की जड़ है। तो यदि पेट मजबूत है, संतुलित है, उसकी जठर अग्नि, पाचन अग्नि को जठर अग्नि भी कहा जाता है, उसकी जठर अग्नि पर्याप्त प्रदीप्त है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। क्योंकि जैसे ही वो अग्नि क्षीण होती है तो बॉडी में टॉक्सिस मटेरियल डिपॉजिट होने लगता है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। और जब ये टॉक्सिस मटेरियल डिपॉजिट होता है तो ये शरीर को बीमार करता है। अब ये 7 धातुओं को मानता है जिस पर कि पूरा स्वास्थ्य डिपेंड है। और वो क्या क्या है, प्लाज्मा जिसको रस भी बोलते हैं, रक्त, मसल्स, फैट, बोन, बोन मैरो एंड रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। तो ये जो 7 धातुएं हैं, ये अगर बैलेंस है तो ये शरीर और मन को पूरी तरह से स्वस्थ रखते हैं, सारे टिश्यू सेल को हेल्दी रखते हैं। और अगर ये स्वस्थ हैं तो जितने बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं, फिजिकल और मेंटल, वो रिमूव होते रहते हैं। बॉडी और मन दोनों ही डिटॉक्स होते रहते हैं, और जिससे कि जो बीमारी है वो रुकी रहती है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। मन, इंद्रिय और आत्माएं, ये भी, इस पे भी वो जोर देता है कि मन, इंद्रिय, आत्मा भी मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो ये संतोष, स्पष्टता, आंतरिक शांति, इन सबको इसमें शामिल करता है। अब हम थोड़ी सी सप्तभात धातुएं देखेंगे कि ये क्या क्या हैं। तो इसमें पहली है रस, जिसको प्लाज्मा कहा गया है, जो कि ब्लड में पाया जाता है। फिर रक्त मतलब ब्लड, फिर मांस मतलब मसल्स हो जाता है, मेद मतलब फैट हो जाता है, अस्थि मतलब बोन, मज्जा मतलब बोन मैरो, और शुक्र मतलब स्पर्म या ओवम। मेल है तो स्पर्म, फीमेल है तो ओवम। तो इस तरह की ये 7 धातुएं होती हैं। और ये जो मूलभूत टिश्यूज हैं ऐसा मानते हैं। और धातु का अर्थ क्या होता है कि वो जो धारण करता है। तो ये ऐसा मानते हैं कि आयुर्वेद में कि पूरे शरीर की रचना जो है वो सप्त धातुओं से ही हुई है। सबसे पहले रस मतलब लिम्फेटिक फ्लूइड या प्लाज्मा। तो जैसे ही भोजन का डाइजेशन होता है तो सबसे पहला जो टिश्यू है वो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक वो ये बनता है रस। और ये पूरे बॉडी में जाके पोषक तत्वों का संचार करता है, सभी सेल्स को, टिश्यूज को ये उन पोषक तत्वों को देता है। फिर उसके बाद वो जो पोषक तत्व देते हैं उससे बनता है रक्त। तो रक्त जीवन का आधार है, और ये जो रक्त है इसी के थ्रू ऑक्सीजन और जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे ट्रांसफर होते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी में पूरी जगह पर। और फिर इसके बाद जब रक्त ब्लड बन जाता है तो फिर क्या बची, उससे बनता है मसल्स। तो मसल्स का उपयोग क्या है, बॉडी मूवमेंट के लिए, बोन्स को हेल्प सपोर्ट देने के लिए, बॉडी को शेप देने के लिए, इन सभी के लिए मसल्स का यूज होता है। इसके बाद आता है फैट। तो फैट में क्या होता है, जो भी एनर्जी होती है वो स्टोर होती है। ये जितने भी ज्वाइंट होते हैं वहां सब जगह चूंकि फ्रिक्शन ना हो इसलिए लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। तो ये लुब्रिकेशन कहाँ से मिलता है, फैट से। और इस तरह से ये बोन को हेल्प देता है। और फैट इसमें कैसे मानते हैं कि ये पृथ्वी और जल तत्व से बनती है फैट। फिर इसके बाद में बोन, तो जितना भी स्केलेटन है ये शरीर को बेस देता है, शरीर को स्थिरता देता है और एक पूरा ढांचा देता है जिसके कारण शरीर खड़ा हो सकता है या बैठ सकता है या चल सकता है। फिर बोन मैरो, बोन मैरो जो है वो बोन के बहुत अंदर एक कैविटी पाई जाती है और जिसमें ये बोन मैरो बनता है। और ये यहाँ से पूरी नर्व्स जो हैं वो पास आउट होती हैं, तो नर्वस सिस्टम को ये फंक्शन करने में हेल्प करता है। और लास्ट बनता है स्पर्म या ओवम। तो जो उस खाने का सबसे अंतिम और जब जो रिफाइंड टिश्यू है वो होता है मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। और ये दोनों क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए, एक नई पीढ़ी को जनरेट करने के लिए
और ओवरऑल जितनी भी एनर्जी है उसके लिए भी स्पर्म और ओवम को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो इस तरह से ये आयुर्वेद में हेल्थ की कॉन्सेप्ट है। और इसमें ऐसा माना है कि ये जो धातुएं हैं इनका एक क्रम होता है जिसमें इनका विकास होता है, और एक जो पहले वाली धातु है उसी से अगली धातु का पोषण होता है। तो इस तरह से ये जो क्रम है वो कैसा होता है, प्लाज्मा, ब्लड, मसल्स, फैट, बोन मैरो और फिर रिप्रोडक्टिव टिश्यू, और रिप्रोडक्टिव टिश्यू से ओजस। तो ये ऐसा ओजस मतलब तेज। तो इस तरह से ये समग्र होलिस्टिक हेल्थ की आयुर्वेद में एक कल्पना की गई है। अब यहाँ पर इन्होंने 3 पिलर्स माने गए हैं हेल्थ के लिए आयुर्वेद में। पहला तो माना है कि आपकी डाइट और न्यूट्रिशन क्या है, मतलब आपका आहार क्या है। तो आयुर्वेद में हमेशा भोजन को ही औषधि माना है, और जो डाइट है वो कस्टमाइज डाइट पर इन्होंने ज्यादा फोर्स किया है कि व्यक्ति की आयु, व्यक्ति का काम, व्यक्ति की परिस्थिति, सारी चीजें देख के, उसकी प्रकृति, उसके दोष, वो सारी चीजें देख के, और उसकी जठर अग्नि की स्थिति क्या है, उसकी वीक है कि स्ट्रांग है, उसके हिसाब से जो उसके लिए डाइट प्लान की जाए वो उसके लिए बेस्ट होती है। फिर निद्रा मतलब नींद लेना। तो आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि यदि शरीर और मन को फ्रेश रखना है तो नींद लेना बहुत कंपलसरी है। और आज का एलोपैथी भी बोलता है कि चूंकि सोते समय ही बॉडी की कंप्लीटली हीलिंग और रिपेयरिंग होती है, तो इसलिए एक हेल्दी स्लीप लेना बहुत जरूरी है। यदि कोई हेल्दी स्लीप नहीं लेता है तो वो भी बीमार होने लगता है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने लायक है, जैसे ऐसा बोलते हैं कि एक हेल्दी स्लीप होती है वो 6 से 8 घंटे के बीच की होनी चाहिए। अब वो 6 से 8 घंटे की हेल्दी स्लीप कब मानी जाएगी, जब वो प्रॉपर रात में ही ली जाए, क्योंकि आपके बॉडी की जो सर्केडियन क्लॉक है वो रात में ही आपकी बॉडी को हिल अप करती है। यदि सपोज आप पूरी रात जागते हैं और दिन में आप 6 से 8 घंटे सो जाते हैं, कोई भी व्यक्ति, और बहुत अच्छी नींद सोता है, तो हम तो ये बोलेंगे ना कि वो नींद अच्छी ले रहा है, बट वो रात के बराबर की नींद नहीं होती है, क्योंकि डे लाइट में, सनलाइट में बॉडी की जो सर्केडियन क्लॉक होती है वो बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर और हील अप नहीं करती है। उसके लिए मून लाइट ही जरूरी होती है। इवन ऐसा भी बोलते हैं कि जहां पर आप सोए वहां बहुत तेज लाइट ना रखें, बहुत डिम लाइट रखें, है ना। तो ये जो परिस्थितियां हैं, तो बॉडी की सर्केडियन क्लॉक के अकॉर्डिंग ही नींद आपकी होनी चाहिए। फिर कई बार क्या होता है कि बहुत अगर आपकी साउंडेड नींद है तो आपके लिए 5 घंटे भी सफिशिएंट है। जैसे योग में आपने एक शब्द सुना होगा, योग निद्रा, सभी ने सुना होगा आई थिंक। जो योग निद्रा है यदि वो सही ढंग से की जाए तो 1 घंटे की योग निद्रा 4 घंटे की नींद, अच्छी साउंडेड स्लीप के बेनिफिट देती है। तो ऐसे बहुत सी टेक्निक भी हैं, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए नींद पर्याप्त होनी चाहिए, और एक अच्छा आचरण और एक कॉन्शियस लाइफ होना चाहिए, गुड कंडक्टिंग होना चाहिए। तो ये अनुशासन, संयमित और नैतिक जीवन भी होना चाहिए, क्योंकि नैतिक जीवन ही आपके कॉन्शियस को बढ़ाएगा और आपका कॉन्शियस ही आपकी बॉडी को फिट रखेगा। और बहुत अच्छे स्वास्थ्य के बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा क्या है कि आपकी जो दैनिकचर्या है और ऋतुचर्या है दोनों ही बहुत अच्छी हो। मतलब आपका ऐसा ना हो कि डेली जो लाइफ है, डेली रूटीन है, वो किसके अकॉर्डिंग हो, मौसम के अकॉर्डिंग। मान लीजिए हम गर्मी में 4 बजे उठ के घूमने जाते हैं, तो क्या हम ठंड में भी जाएंगे? नहीं, हमको ठंड में वो टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उस ऋतु की डिमांड वो है। तो इसीलिए यही यहाँ पर ये ऋतुचर्या को भी महत्व दिया गया है कि आपकी डेली रूटीन तो बेस्ट हो ही, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग हो, उस सीजन के अकॉर्डिंग जो है। योग और ध्यान ये तो सभी को मालूम है, तो इसको बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। फिर कुछ हर्बल ट्रीटमेंट होते हैं कि कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं जो बॉडी को डिटॉक्स करती हैं, या कोई बीमारी होने पर उन हर्ब की औषधि बनाकर आयुर्वेद में
दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी औषधियां होती हैं वो किस पे डिपेंड होती हैं? प्लांट बेस होती हैं, मसाले, जड़ी बूटी, इस पे वो डिपेंड होती हैं। फिर इसमें पंचकर्म भी होते हैं, वमन, विरेचन, औषधि, एनीमिया जैसे। और इससे क्या करते हैं? बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स करते हैं, जिससे बॉडी में जो डिपॉजिट टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाएं और बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ हो सके। अब हम आते हैं नेचुरोपैथी और हेल्थ पे। तो नेचुरोपैथी और हेल्थ जो है वो तो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि आपने पुरानी फिल्में सभी ने देखी होंगी ना कभी, कि वो कोई बहुत बीमार हो गया, जैसे पुरानी फिल्म में होता था कि टीबी हो गया, टीबी उस समय लाइलाज थी, तो उसको हिल स्टेशन पे ले जाओ, या कोई जल्दी से रिकवरी करनी है तो हिल स्टेशन। तो ऐसा क्या है हिल स्टेशन में? हिल स्टेशन में सिर्फ नेचर है, और जब हम वहां जाते हैं तो अपने आप को नेचर से जोड़ते हैं, और जितना हम नेचर से अपने आप को जोड़ेंगे उतना हम हेल्दी रहेंगे। अब अभी एक ट्रेंड बहुत दिखता है कि हम तो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, ठीक है, 1 घंटे वॉक करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? हैंड फ्री लगे हुए हैं, हेडफोन लगा हुआ है, तो वो आपको क्या वॉक का इफेक्ट दे रहा है? नो। मालूम पड़ा हम 4 लोग के ग्रुप में जा रहे हैं, चारों आपस में बात करते जा रहे हैं, तो ये आपको मॉर्निंग वॉक के या इवनिंग वॉक के जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। वॉक का मतलब होता है कि जब आप चलना शुरू करें तो आप सिर्फ अपने से जुड़े, आपके पास 2 ही चीज हो, आप खुद और नेचर, उसके अलावा तीसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे चलते चलते अपने 5 सेंस ऑर्गन्स को नेचर से जोड़ें। कानों से सुनने की कोशिश करें कि अगर हवा चल रही है तो पत्तों में सरसराहट हो रही है, हो सकता कोई पक्षी उस समय बोल रहा हो, तो जो नेचुरल साउंड है, या कहीं पानी है तो उसके गिरने की आवाज आ रही हो, उन साउंड्स को सुने। आंखें हैं तो जितनी भी हरी पेड़ पौधे, पत्तियां, फूल हैं, पक्षी हैं, उनको देखें। तो इस तरह से आप गंध है तो जब एक उस पर पानी पड़ता मिट्टी पे तो एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, अगर फूल लगे हैं तो उनकी अपनी खुशबू होगी, तो नाक को उस खुशबू से अटैच करें। तो अगर आप अपने 5 सेंस ऑर्गन को अटैच करके और उसके साथ 1 घंटे आप जाते हैं, तब आपकी मॉर्निंग वॉक इफेक्टफुल है, अदरवाइज वो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर नेचर से बिना जुड़े तो हम कुछ भी कर ही नहीं सकते हैं। अब इसके प्रिंसिपल क्या है कि एक तो ये होलिस्टिक अप्रोच लेता है, कि मतलब एक व्यक्ति को ये समग्र रूप में देखता है। एलोपैथी जैसे है ना, अलग अलग देखता है, कि आंख का डॉक्टर अलग है, उसको नहीं मालूम कि वो जो मेडिसिन दे रहा है उसका किडनी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। किडनी का डॉक्टर अलग है ना, तो बोन का डॉक्टर अलग है। तो चूंकि हमारी बॉडी तो एक यूनिट है ना, अगर आप अपने मुंह में कोई भी मेडिसिन डालोगे तो वो गट्स में जाके वो तो ब्लड के थ्रू सभी जगह सप्लाई होगी। बस फर्क है कि वो एक टारगेट ऑर्गन पे ज्यादा जाएगी। लेकिन इसीलिए आप देखिए जितनी भी मेडिसिन होती है, यदि आप कभी नेट पर खोल के देखें, हर मेडिसिन के आपको साइड इफेक्ट्स मिलते हैं, है ना। तो ये जो होलिस्टिक अप्रोच है ये नेचुरोपैथी लेता है, कि पूरी बॉडी एक यूनिट है, और उसको वो शरीर से भी ऊपर उठ के बात करता है कि शरीर के साथ मानसिक और भावनात्मक जब तक कल्याण नहीं होगा, वेलबींग नहीं रहेगी, तब तक होलिस्टिक हेल्थ को हम नहीं अचीव कर सकते। और दूसरा क्या है कि वो इस पे विश्वास करता है कि जो नेचर पर एक बहुत अच्छी, नेचर के पास एक हीलिंग पावर है, और हमारा शरीर स्वयं को खुद ठीक करता है। लेकिन हम इस क्षमता को विकसित ही नहीं होने देते, या हम इसको प्रमोट ही नहीं करते हैं। एक दिन बीमार पड़े, फटाक से डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन ली। तो ये जो शरीर को जो सेल्फ फीलिंग है ये आपको एक्टिवेट करनी पड़ेगी। जैसे होता ना कि कोई बीज हैं वो क्यारी में पड़े हैं क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही, लेकिन जैसे ही आप उनको फेवरेबल कंडीशन दोगे वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगे और एक बड़े पेड़ के रूप में बदल जाएंगे। तो हर ह्यूमन के अंदर ये जो सेल्फ हीलिंग मोड है ये है, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं है।
क्योंकि हम उसको एक्टिवेट नहीं होने देते। ठीक है, तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है और इस पर हमें काम करना चाहिए कि हम टाइम दें अपने शरीर को सेल्फ हीलिंग करने में, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो तक प्रोड्यूस करने की क्षमता है। और जो भी हम केमिकल लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, वो एक केमिकल ही है, कुछ केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है। तो जब हमारी बॉडी खुद बना सकती है तो उसको हम मौका दें। फिर उसके बाद रूट कॉज को ट्रीट करना, क्योंकि वो मानसिक और भावनात्मक स्तर पे जाता है तो वो किसी भी बीमारी की रूट कॉज को ठीक करने का बोलता है। इसीलिए नेचुरोपैथी में आप जाएं तो आप देखिए वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है क्वेश्चंस की, वो जो आपसे पूछते हैं, बिकॉज उनको वो रूट कॉज ढूंढना पड़ता है। और कोशिश करना प्रिवेंशन पर, क्योर पर नहीं, प्रिवेंशन पर, कि हम होने के पहले ही उसे रोक दें। अब इसमें लाइफ स्टाइल और ट्रीटमेंट क्या होते हैं, तो इसमें होता है डाइट और न्यूट्रिशन। चूंकि ये नेचुरोपैथी है तो ये पूरे नेचर से जुड़े जितने भी आहार और पोषण की चीज होगी उस पे ये जोर देगा। और अक्सर ये कच्चा चीजों पर जोर देता है कि कच्ची चीजें ज्यादा खाना चाहिए, साथ ही वो चीजें खाएं जो फ्रेश हों, लोकल हों, सीजनेबल हों, उन पर ये जोर देता है। फिर एक्सरसाइज, फिजिकल बॉडी को फिट रखने के लिए, मसल्स को फिट रखने के लिए, बोन्स को फिट रखने के लिए बहुत जरूरी है फिजिकल एक्सरसाइज। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हाइजीन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि आपको, क्योंकि आज जिस परिवेश में हम रह रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम स्ट्रेस फ्री हैं, कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, लेकिन उस स्ट्रेस को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे डाइल्यूट करना है, कैसे मैनेज करना है, वो आपको आना चाहिए, जो कि हमें नहीं आता है। फिर इसके बाद आता है जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्काई, इनको हम कैसे अपने बॉडी में बैलेंस रखें और किस तरह से इनका जो रेशो है, प्रपोर्शन है, उनको हम बैलेंस रखें। और इसके लिए उन्होंने जैसे सूर्य स्नान है, नदी में स्नान करना, ये सारी चीजें होती हैं जो हमारे ये पंच तत्वों को बैलेंस रखती हैं। और इसके अलावा कुछ हर्बल दवाइयाँ, पोषण संबंधी कुछ रीढ़ की हड्डी का समायोजन करना, ये सब टेक्निक भी इसमें है। अब इसमें पंचकर्म एक थेरेपी होती है नेचुरोपैथी में, चूंकि ये बहुत फेमस है और काफी होती है तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में ले रहे हैं। तो ये जो पंचकर्म में क्या होता है, वस्ती, नस्य, रक्त मोक्षणम, वमन और विरेज, ये 5 इसमें क्रियाएं होती हैं। और इन 5 क्रियाओं के थ्रू कोशिश की जाती है कि बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर सकें। तो जो ये बहुत सारे ये थेरेपी सेंटर्स होते हैं जहां पर ये होते हैं, ये क्रियाएं होती हैं। और यहाँ पर एक तो बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, सेकंड क्या करते हैं कि जितनी भी एनर्जीज हैं बॉडी में उनको बैलेंस करते हैं, और दूसरा उनको रेगुलेट करते हैं। तो एनर्जी को बैलेंस और रेगुलेट करने में भी यहाँ पर हेल्प मिलती है। अब इसमें जो प्रकृति चिकित्सा है, इसमें क्या क्या चीजों को लिया जाता है, डाइट थेरेपी ली जाती है, लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाता है, योग मेडिटेशन लिया जाता है, कुछ पानी की चिकित्सा जिसको हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं वो लेते हैं, मड थेरेपी लेते हैं, हर्बल मेडिसिन लेते हैं। तो इन सब के थ्रू ये चिकित्सा की जाती है। अब ज्यादातर ये जो पंच कर्म करते हैं तो पंच कर्म में ये 3 चरण में करते हैं। पहले तो पूर्व कर्म करते हैं, मतलब उसकी तैयारी कि क्या क्या चीजें लेना है, कौन सी औषधि लगाना है, कौन से माध्यम से करना है। फिर उसके बाद में पंचकर्म, जो मेन क्लीनिंग करना है वो करना है। और उसके बाद में पश्चात कर्म। तो पश्चात कर्म में वो क्या करते हैं कि जो आहार, लाइफ स्टाइल का जो भी, या उनकी जो, चूंकि जठर अग्नि को भी इसमें महत्व दिया जाता है, तो वो उसके लिए उन्हें क्या करना है, जो व्यक्ति है वो सलाह दी जाती है। अब ये जो पंच कर्म है तो इसका अर्थ क्या होता है कि 5 उपचार या 5 क्रियाएं, और ये किसी भी व्यक्ति विशिष्ट के लिए अलग अलग हो सकती हैं, ये सब कस्टमाइज होती हैं।
हो सकता है किसी एक को, डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी में कहाँ पर असंतुलन है, कहाँ पर टॉक्सिन डिपॉजिट है, उसके आधार पर वो क्रिया की जाती है। अब इसमें क्या किया जाता है, एक तो है वमन, मतलब चिकित्सकीय वॉमिटिंग होती है, थेरेपेटिक वॉमिटिंग, और इसका जो उपयोग होता है, ये जो ऊपरी मतलब स्टमक और उसके ऊपर का जो एलिमेंट्री कैनाल है, वहां का सारा कफ या जो भी टॉक्सिन्स है उनको रिमूव करने, और कुछ हिस्से तक रेस्पिरेटरी का। तो ये जैसे पुरानी खांसी, अस्थमा, इनमें बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि ये डिपॉजिट कफ को निकाल देती है। फिर विरेचन, तो ये इसमें कुछ हर्बल प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं और उससे लिवर और इंटेस्टाइन के को पूरी तरह से डिटॉक्स किया जाता है, और साथ ही जो पित्त दोष होता है उसे भी ये डिटॉक्स करते हैं। ये वमन है, तो वमन में मोस्टली यहाँ पर ये जो स्टमक तक है, यहाँ तक की ये जो मुंह से बकल कैविटी से लेके स्टमक तक को डिटॉक्स किया जाता है। विरेचन, विरेचन मतलब यहाँ पर लिवर और ये जो इंटेस्टाइन है, मतलब नाभि और उसके आसपास का जो पूरा भाग है, उस वहां का डिटॉक्सिफिकेशन क्या हो गया, विरेचन। वमन में कहाँ हो गया, चेस्ट के आसपास का, यदि साधारण भाषा में समझे, और विरेचन में नेवल। अब वस्ती, नस्य और रक्त मोचन। तो वस्ती हम ऐसा मान लीजिए कि जो एनीमा होता है, जो अभी भी हम यूज करते हैं, वो एनीमा ही वस्ती है। तो इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसको पूरी तरह से डिटॉक्स किया जाता है। नास्य जो है उसमें सिर, गर्दन, साइनस, इन सब को क्लीन किया जाता है, और इस एरिया में जो भी डिपॉजिट है टॉक्सिन उसको रिमूव किया जाता है। मतलब हम एक कह सकते हैं कि ये ईएनटी से रिलेटेड है ना। और रक्त मोक्षण, मतलब इसमें जो ब्लड से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, जो विकार होते हैं, उनको इम्प्योर ब्लड को प्योर किया जाता है। तो जो वस्ती है ये एनिमा है, और इसमें ये जो पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है जहां पर कॉन्स्टिपेशन वगैरह की जिनको प्रॉब्लम होती है, तो एक ऐसा पॉट होता है जिसके थ्रू एनस से कुछ विशिष्ट हर्ब का या साधारण गर्म पानी भी रहता है, या कुछ मेडिसिन भी रहती है, डिपेंड करता है किसको क्या आवश्यकता है, वो एनस के थ्रू इस लार्ज इंटेस्टाइन में डाला जाता है, जिससे ये लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। फिर जो नास्य कर्म है, तो इसमें नाक के थ्रू कुछ हर्ब वाले ऑयल्स डाले जाते हैं, और जिससे ये पूरा नाक का पैसेज, यहाँ के आसपास के साइनस, ये सब क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पर जो इन्फेक्शन या कफ होता है वो भी निकल जाता है। और लास्ट होता है रक्त मोक्षण। इसमें खासकर ये लीच की हेल्प से, जोक जो होती है ना, उससे लिया जाता है। तो बॉडी के जिस पार्ट में दो तरह से किया जाता है, एक तो ये कि ये लीच की हेल्प से किया जाता है, दूसरा कुछ ब्लड की तरह से किया जाता है जिसको हम कट लगाना कहते हैं। तो बॉडी में जहां पर देखते हैं कि बहुत अधिक इम्प्योर ब्लड डिपॉजिट है, तो वहां हल्का सा कट लगा देते हैं, तो वो ब्लड बाहर निकल जाता है इम्प्योर, और जब वो बाहर निकल जाता है, वो स्पेस खाली हो जाता है, तो वहां पर प्योर ब्लड आ जाता है। वही प्रोसेस लीच के थ्रू भी की जाती है कि जहां पर इम्प्योर ब्लड होता है वहां पर इसको, लीच को रखा जाता है। तो लीच की वो प्रोसेस होती है कि वो ब्लड को खींचती है ना, जोंक सुना होगा सभी ने शब्द। तो ये वो इम्प्योर ब्लड को खींच लेती है, तो वहां पर चूंकि स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो वहां पर फिर प्योर ब्लड आ जाता है। तो इस तरह से देखें कि ये जो है नेचुरोपैथी, इसका काम क्या है, स्वस्थ रखना शरीर, मन और भावना, तीनों पक्षों से व्यक्ति को, स्ट्रेस कम करना, फिर इसमें एंजाइटी को कम करना, ये एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है, और इसमें जो लाइफ एनर्जी है वो इम्प्रूव हो जाती है। और अगर ओवरऑल हम सबका देखें, चाहे वो योग सूत्र का हो, चाहे आयुर्वेद का है, चाहे नेचुरोपैथी का, तो ये चार पिलर हमें मिलते हैं। और अगर इन 4 पिलर को हम फॉलो करते हैं, वो कौन सी है, उपेक्षा। उपेक्षा मतलब होता है समभाव, जिसको बोलते हैं कि दुख में, सुख में, सभी में समभाव बनाकर रहना। और करुणा मतलब हर जीव के प्रति दया के भाव रखना। मैत्री, हर जीव के प्रति मित्रवत व्यवहार करना।
और मुदिता मतलब अपने आप को खुशी से भरे रहना। तो अगर ये 4 भाव हम अपने आप बनाए रखते हैं तो ये 4 मेन ऐसे कॉलम है, पिलर हैं, जो हमको होलिस्टिक हेल्थ तक ऑटोमेटिक लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट होती है। मैम पिछली स्लाइड प्लीज। ये इस स्लाइड के बारे में बोल रहे क्या? ओके, यस मैम। तो यहाँ आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट होती है। ठीक है, जिसमें होलिस्टिक हेल्थ को हमने पढ़ा योग सूत्र के अकॉर्डिंग, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग और नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग। मैम आयुर्वेद और नेचुरोपैथ में बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा? ये तो अपने अपने स्कूल्स हैं। हाँ, क्योंकि मैम वो भी तो नेचर और जैसे आयुर्वेद मतलब जड़ी बूटियां आयुर्वेद इन है, सब पे ही रहता है। हाँ आयुर्वेद है वो सप्त धातु को मानता है ना। नेचुरोपैथी पंच तत्व को मानता है। तो बहुत कम डिफरेंस है, मेजर कुछ भी नहीं है। लेकिन आयुर्वेद हमारी बहुत प्राचीन प्रथा है, क्योंकि अगर हम बहुत प्राचीन समय में जाते हैं, इवन रामायण के समय में भी जाते हैं, तो अगर उन्होंने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से ठीक किया तो संजीवनी बूटी भी क्या है, एक आयुर्वेद है। क्योंकि उस समय तो वैद्य ही रहते थे ना, और वैद्य ही शल्य क्रिया भी करते थे। क्योंकि आज भी जो प्लास्टिक सर्जन जो हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, उनके इक्विपमेंट आज भी सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग ही हैं। उनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं, पहले वो किसी और मेटल के बनाते थे, हो सकता है वो कॉपर या कोई और मेटल यूज करते हो, आज कोई और मेटल यूज करते हैं, बट डिजाइनिंग वही है, सेम चली आ रही है। मैम ये यूनिट 1 में जो पोस्टर मेकिंग और रोल प्ले दिया हुआ है उसमें क्या करना है? वो जब एक्टिविटी होगी तो बताएंगे, वो बाद में इसीलिए छोड़ा हुआ कि डिपेंड करता है कि कितना टाइम बचता है।